दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। क्या दिख रहा है? क्या लिखा हुआ दिख रहा है? एनसीईआरटी बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। फर्स्ट पेज दिख रहा है ना। चलो, हम पहुंचे थे रिवर्ट पॉपुट हाइपोथेसिस पे ना। पॉल एलरिच ने दी थी, राइट, जिसका नाम तुम लोगों को याद नहीं रहता, याद कर लो। तो पॉल एलरिच ये बताना चाहते थे कि बायोडाइवर्सिटी अगर धीरे धीरे कम होगी तो स्टेबिलिटी पे कैसे फर्क पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने एयरप्लेन का एग्जाम्पल लिया था, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट है एयरप्लेन। तो इकोसिस्टम को एज ए एयरप्लेन ट्रीट करना है, एंड ऑल द पार्ट्स आर जॉइंट टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिविट। रिविट को हम स्पीशीज कहते हैं, और रिविट्स को तुम एक तरह से ये भी कह सकते हो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रिविट मतलब स्क्रू, क्योंकि स्क्रू ही तो है ना जिससे सारे पार्ट जुड़ रहे होंगे एक दूसरे से, राइट। आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। ऑडिबल हूँ? ठीक है, यस ओके। मैम। ओके, गुड मॉर्निंग तनुजा। So, if every passenger traveling in it start popping a rivet to take home, causing a species to become extinct, तो वो कह रहे हैं इमेजिन करो प्लेन है, पूरा का पूरा प्लेन जो है वो है हमारा इकोसिस्टम। याद रखना इकोसिस्टम क्या है। और इसमें लगे हुए जितने भी स्क्रू है, स्क्रू को क्या हम बुलाते हैं, रिविट। अब वो कह रहे हैं इमेजिन करो जितने पैसेंजर है वो अपने साथ साथ एक एक रिविट उठा के ले जाए। सो इन एवरी इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इट स्टार्ट टू पॉपिंग अ रिविट टू टेक होम। पॉपिंग मतलब निकाल ले, निकाल ले, ठीक है। सो और जब भी पॉपिंग कह रही हूँ तो मतलब क्या है, स्पीशी एक्सटेंट हो रही है, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ पॉपिंग मीन्स रिमूव, और क्या रिमूव कर रहे हैं हम, सिस्टम से स्पीशीज। इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी प्रॉब्लम फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। स्टार्टिंग में तो फ्लाइट की फंक्शनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा खास, बट एज मोर एंड मोर रिवर्स आर रिमूव, ज़्यादा से ज़्यादा तुम स्क्रू निकालोगे, द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तुम धीरे धीरे सारे स्क्रू निकालने लग जाओगे तो डेंजरस तो होगा ना। सोचो एक खिड़की है प्लेन की, उसके ऊपर लगे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्क्रू लगे थे। स्टार्टिंग में एक अस्मिता लेगी, एक अंशुल ले गया, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक तनुजा लेगी, ठीक है, प्रतिभा लेगी, चलो थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ना स्टार्ट हुआ। अब जब मेघा और मीनाक्षी ने स्क्रू निकाला तो देखो कितने कम स्क्रू रहेगी ना इस पर। अब खिड़की ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, और जब ये सारे स्क्रू रिमूव हो जाएंगे तो खिड़की खुल जाएगी, और एक भी खिड़की खुल गई तो प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो वही बात वो यहाँ कह रहे हैं, एज मोर एंड मोर रिविट्स आर रिमूव्ड, प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Furthermore, also, which rivet is removed may also be critical। ये भी मैटर करता है कौन सा रिवेट रिमूव करा, वो भी जरूरी है। लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग्स, तुम विंग से हटाओ, इनकी खिड़की छोड़ो, तुम विंग से हटाओ स्क्रू। तो की स्पीशीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन आर इज ऑब्वियसली मोर सीरियस। तुम एक तरफ खिड़की से हटा रहे थे शायद इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, पर तुम अगर सीधे विंग से हटाओगे ना तो एक भी विंग थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो पूरा इकोसिस्टम टूट जाएगा। सिमिलरली किसी फॉरेस्ट से अगर तुम एक आध आंट आंट की स्पीशी हटा दो कोई बात नहीं, लेकिन तुम वहाँ से शेर की स्पीशी हटाओ तो सारा का सारा डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस होगा। So it is more serious threat to flight safety than loss of a few rivet on the seats or window inside the plane. So यहाँ से जो तुम्हें क्वेश्चन बनता है वो बनता है कीस्टोन स्पीशी का, है ना। कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है, उसका इकोसिस्टम पे इफेक्ट क्या होता है। कीस्टोन स्पीशी वो होती है जो बहुत ही एसेंशियल होती है इकोसिस्टम में, जिसका नंबर हो सकता है कम हो लेकिन उसका कंट्रोल इकोसिस्टम पे ज़्यादा होता है, और अगर उसको रिमूव कर दो तो इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। तो कीस्टोन स्पीशी की डेफिनेशन लिख लेना, और जब मैंने बोला ना डेफिनेशन तो तुम लिख लेना, तुम्हें नहीं आती है भाई, असाइनमेंट देखे मैंने तुम्हारे, नहीं आती है तुम्हें, ओके। सो डेफिनेशन लिख लेना है इंटरनेट से अच्छे से, राइट, समझ आई। यस मैम। ये पॉल एरिच की थ्योरी थी, ओके। चलो, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है स्कूल में, और इसको इसको बचाने के जो पॉइंट्स है उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है नीट में। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अ जनरल टॉपिक, इसमें सबको नंबर नहीं मिलेंगे, इसमें सिर्फ उसको नंबर मिलेंगे जो एग्जाम्पल लिख के आएगा। सो एग्जाम्पल मस्ट है, एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लो बुक में। चलो,
While it is doubtful if any new species are being added through speciation, speciation का क्या मतलब होता है? नई स्पीशीज अराइज होना. Origin of new species. तो वो कह रहे हैं स्पीशिएशन के थ्रू किसी नई स्पीशी का अराइज होना किसी पॉपुलेशन में थोड़ा सा डाउटफुल है, बट देर इज़ नो डाउट अबाउट देयर कॉन्टिन्यूइंग लॉसेस. पर इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली स्पीशी एक्सटेंट ज़रूर हो रही है. ठीक है, लॉसेस मीन्स एक्सटेंट. तो हम ये देख रहे हैं कि कोई नई स्पीशी आ रही है या नहीं, ये तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन मुझे पता है कि जंगल से कुछ स्पीशी एक्सटेंट होने वाली है. द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लानट, बायोलॉजिकल वेल्थ मतलब इतनी स्पीशी रिचनेस, तो यहाँ लिख सकती हूँ मैं स्पीशी डाइवर्सिटी लिख लो. रिचनेस एंड डाइवर्सिटी एक ही बात है यहाँ. ठीक है. of our planet has been declining rapidly and causing finger is clearly pointing to human activity. Human activity की वजह से loss of biodiversity हो रहा है. The colonization of tropical Pacific island by human is said to have led to the extinction of more than 2000 species of native birds. अब एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि लोगों ने जब रहना स्टार्ट किया ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में, ट्रॉपिक्स के पास जो पैसिफिक आइलैंड है, जब लोगों ने वहाँ रहना स्टार्ट किया ना, तो लगभग 2000 वहाँ के लोकल, नेटिव मतलब लोकल मतलब जो जहाँ पैदा होता है, जैसे तुम शिमला पैदा हुए तो तुम शिमला के नेटिव हो गए. ठीक है, तो 2000 बर्ड्स की स्पीशी एक्सटेंट हो गई जब वो ट्रॉपिक पैसिफिक आइलैंड में रहना स्टार्ट हुए इंसान. तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर ट्रॉपिक पैसिफिक आइलैंड पे. तो ऐसे इमेजिन करना एक आइलैंड है ट्रॉपिक्स में जहाँ पे पंछी उड़ रहे हैं, 2000 पंछी गायब हो गए. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ ट्रॉपिक. सही है, ऐसे दिखते हैं ना बीचेस, पानी वानी है चारों तरफ. तो इस बीच पे तुमने देखा, तुमको दिखे कि पंछी उड़ रहे थे. कितने पंछी गायब हो गए? 2000 स्पीशी. ओके, पहला. ना सेकेंड इज द आईयूसीएन रेड लिस्ट. देखो आईयूसीएन की रेड लिस्ट है 2004 की. ठीक है, डॉक्यूमेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ, किस किस की एक्सटिंक्शन वो बता रही है. 784, तुमको याद है ओट सा नंबर बताया था मैंने. 784 एक्सटिंक्शन हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्शन किसकी दी गई थी? इन्वर्टिब्रेट्स की, फिर वर्टिब्रेट्स की, फिर प्लांट्स की. डेटा याद हुआ इन 500 सालों में, लास्ट 500 ईयर वाला याद है, ये करवाया था. ये वही वाला डेटा है. ठीक है, इसमें मुझे याद रखना है कि मैक्सिमम इसकी हुई है ना, और मिनिमम किसकी हुई है? प्लांट्स की कंपैरेटिव. तो ये प्लांट और एनिमल का कंपैरिजन था, जिसमें इनवर्टिब्रेट की सबसे ज़्यादा हुई थी, वर्टिब्रेट की कम, और प्लांट की सबसे. नाउ सम एग्जांपल ऑफ रीसेंट एक्सटेंशन. रीसेंट एक्सटेंशन पूछी जा सकती है भाई, बहुत ज़रूरी है. तो ये लिख लो वहीं कहीं साइड में लिखो. रीसेंट एक्सटेंशन में डोडो, डोडो एनिमल. ठीक है, क्वागा. और यार ये लोकेशन के साथ पूछते हैं, ये तुम्हें संडे टेस्ट में भी आया होगा. डोडो हुआ था डोडो मुझे ऐसे याद है, डोडा बर्फी होती है, तो मेरे को ऐसे याद है कि मेरठ में अच्छी मिलती है, तो डोडा मेरिटियस से याद है मुझे. क्वागा इज अफ्रीका. जैसे क्वागा कैक कैक सा बहुत करेगा, मेरे मेरे दिमाग में ऐसा क्वागा कैक कैक नहीं करेगा तो अफ्रीका से रिलेटेड है. ठीक है, थाइलसिन इज रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया. ओके, थाइलसिन इज रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया. मुझे ऐसे याद है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े बड़े पत्तों के पेड़ हैं, तो थाइलसिन से मुझे थैलोगोइड करके याद है. बहुत वियर्ड एग्जाम्पल्स है, पर मुझे कुछ थोड़ा सा ऐसा याद है. स्टेलर सी खाओ. ठीक है, एक्वेटिक मैमल है ये रशिया से है. एंड 3 स्पीशीज, हाँ भाई ये पूछते हैं 3 स्पीशीज किसकी गई है? टाइगर की. तो टाइगर की 3 स्पीशीज है, कौन सी? बाली. बाली जब जवान था तो वो कहाँ गया था? कैस्पियन सी. ओके, इससे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, कौन सी चीज़ कहाँ से एक्सटिंक्ट हुई है? सीधा क्वेश्चन. क्लियर? मैम टाइगर कहाँ से एक्सटिंक्ट हुआ है? रसिया से? नहीं नहीं, रशिया से नहीं हुआ यार. टाइगर तो यहाँ से भी हुआ है. आई थिंक बाली तो हमारे यहीं से ही हुआ है जहाँ तक मेरे को पता है. वैसे मैंने सोचा नहीं कि बाकी सारे हमारे से ही हुई है, यानी बाली यहाँ से ज़रूर हुआ था. चेक करना पड़ेगा मुझे. रुक जा, रुक भाई रुक. सुबह उठी है तो ये भी अभी चेक करते हैं.
जाइयो मत। बाली, हाँ लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा ना कंट्री, तो इसकी कंट्री नहीं पूछेंगे। बाली ओके, इंडोनेशिया से हुआ है एक्सटेंट, लिख लो बाली इंडोनेशिया। चलो लगता है सारे इंडोनेशिया से हुए हैं भाई। चलो, इंडोनेशिया, ये भी इंडोनेशिया। तो भाई कैस्पियन कहाँ से हुआ है? कजाकिस्तान, ओके, ये नहीं बोला था भाई मैंने। कजाकिस्तान, चलो ओके। सो इंडोनेशियन, इंडोनेशियन कजाकिस्तान। पर बाली जुबान और कैस्पियन की इन्होंने वो नहीं पूछी ना कौन सी कंट्री, तो ये आना तो नहीं चाहिए। पर अब हमने लिख ही लिया तो लिख लिया, तो कोई ना, ठीक है। लिख यस लिया मैम। जब, गुड, थैंक यू, पूछा तुमने, इसी बहाने मैंने भी सीखा। कजाकिस्तान से हुआ है कैस्पियन का। मुझे ऐसे याद है बाली जवान था तो कैस्पियन की सी गया होगा। The last 20 years alone have witnessed disappearance of 27 species. ये ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में लाइन आ सकती है कि लास्ट 20 सालों से हमने कम से कम 27 स्पीशीज की डिसअपियरेंस देख ली है। मेंशन नहीं करते ये प्लांट एनिमल है क्या, सिंपली ये बताते हैं, मेरे हिसाब से तो एनिमल है। चलो, नाउ केयरफुल एनालिसिस रिकॉर्ड show that extinction across taxa are not random. Some group like amphibian appear to be more vulnerable to extinction. ये कह रहे हैं कि कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ रैंडम है, रैंडमली कोई भी एक्सटेंट हो रहा है। वो कह रहे हैं हमने देखा है कि ट्रेंड है। फॉर एग्जांपल, हमने देखा है कि एम्फीबियन मोर वनरेबल है टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन। अब तुमको वो पिक्चर याद है, क्या थी, कौन था वहाँ पे, जतिन, जतिन उड़ा रहा था पतंग। जब वो पतंग उड़ा रहा था तो कौन कट गया था उससे? बर्ड किस पे गिरा? ट्री। क्या? बर्ड की जगह मछली कैसे बन गया? बर्ड किस पे गिरा था? आपके ऊपर। हाँ, मैं किस पे गिरी थी? ट्री के ऊपर। पेड़ के ऊपर, और पेड़ किस पे गिरा था? लैंड के के ऊपर। ऊपर। ये डड्डू तो मेरे से ऐसे ही बनेंगे यार, पुट्टे जैसे। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसको थ्रेट था मरने का? फ्रॉग। 32%। फिर उसके बाद किसको था? एम्फीबियन, ट्री। ट्री, 31 जिम्नोस्पर्म को, जिम्नोस्पर्म को, है ना? इतना याद है ना, तो मुझे याद है सबसे ज़्यादा थ्रेट एम्फीबियन को था, फिर था मैमल्स को, फिर था एप्स को, राइट राइट। अब देखो ये बात इन्होंने एक्सटिंक्शन का बताया। एडिंग टू द ग्रिम सिनेरियो, ये इतना जो दुखी वाला, ग्रिम दुखी, सैड scenario situation of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing threat to extinction. ये लाइन अंडरलाइन करो, मोर देन 15,500 स्पीशीज को डर है पूरी दुनिया में एक्सटिंक्ट होने का। प्रेजेंटली 12% ऑफ द ऑल बर्ड स्पीशीज। अब इसमें भी 15,500 में बता रहे हैं कि 12% एप्स को खतरा है, 23% मैमल को खतरा है, 32% सब एम्फीबियन को खतरा है, एंड 31% जिम्नोस्पर्म को खतरा है वर्ल्ड वाइड टू फेस एक्सटिंक्शन, राइट। याद है ना स्टोरी, तो स्टोरी से हो जाएगा ये। यस मैम। चलो, डेटा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये बात ना, ऐसे साइड में, जब बहुत सारे एक साथ अंडरलाइन करना होता है ना तो साइड में कर लिया करो ऐसे, नहीं तो रेड अजीब सी हो जाती है बुक, राइट। चलो, फ्रॉम अ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड, हमने कैसे स्टडी करा लाइफ हिस्ट्री की, धरती पे कौन कौन आए थे? फॉसिल रिकॉर्ड से। फॉसिल रिकॉर्ड होता है डेड एंड रिमेन्स, डेड रिमेन्स लाइक बोन्स,
इम्प्रिंट्स, किसी के बॉडी का इम्प्रिंट रह गया आर्कियोपेटेरिस के केस में। Now, we learn that large-scale loss of species like the one we are currently witnessing have also happened earlier. हमने देखा कि जैसे भी लॉस हो रहा है ना बायोडाइवर्सिटी का, पहले भी हो चुका है। समझ रहे हो? डायनासोर, देखो डायनासोर भी तो एक्सटेंट हुए थे ना, वो भी तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से एक साथ बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो गया था। इवन बिफोर ह्यूमन अपीयर्ड ऑन अर्थ, मतलब हमारे आने से पहले भी एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है। मतलब नेचर में एक्सटेंशन तो है, जस्ट दैट नेचुरली होता था, हमने उसको बहुत स्पीड अप कर दिया है। During the long period, more than 3 billion years since the origin and diversification of life on Earth, जब धरती पे लाइफ आई और डाइवर्सिफाई हो रही थी, there was 5 episode of mass extinction in species। तो मैक्सिमम पूछ सकते हैं कि अभी तक कितनी बार एक्सटेंशन हो चुकी है। 5 एपिसोड उसके आ चुके हैं। 5 episodes of mass extinction of species, 5 बारी मास एक्सटेंशन हो चुकी है। एक तो डायनासोर की ही थी, ऐसी बहुत बारी हुई है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी है, ऑलरेडी डन। अभी इस टाइम जब हम लोग जिंदा है, कौन सी एक्सटेंशन चल रही है? दिस इज कंसिडर्ड सिक्स्थ एक्सटेंशन। अभी हम कहते हैं कि सिक्स्थ एक्सटेंशन और स्पीशीज चल रही है, कि जितनी भी एक्सटेंट हो रही है स्पीशीज, वो सिक्स्थ एक्सटेंशन का एपिसोड है। द डिफरेंस इज दैट अब फिफ्थ, ये पांचों में और एक सिक्स्थ वाले में डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज दैट द रेट, the current species extinction rate is estimated to be 100 and 1000 times faster than the pre-human times, and our activities are responsible for the faster rate। वो कह रहे हैं कि जो 5 एक्सटेंशन हुई थी ना, 1 2 3 4 5, 5 बार जो धरती से डाइवर्सिटी एक्सटेंड हुई है, उसके कंपैरिजन में जो अकेली 6 एक्सटेंशन चल रही है ना, 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक है, 1000 गुना ज़्यादा स्पीड में चल रही है। मतलब पहले जिस स्पीशी को गायब होने में 1000 साल लगे होंगे, आज वो स्पीशी गायब सिर्फ 100 सालों में हो रही है, ठीक है। तो एक्सटेंशन का रेट बहुत जल्दी है हमारी एक्टिविटी, और ये सीधा बोल रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है। Now, ecologists warn that if the present trend continue, अगर ऐसे ही चलता रहा, nearly half of all the species on Earth might be wiped out within the next 100 years। अगले 100 सालों में आधे से ज़्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ये इकोलॉजिस्ट का कहना है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन करो, क्योंकि इस चैप्टर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैंने बहुत देख लिए भाई। समझ आई? चलो आगे 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 आगे। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू, अब वो बोल रहे हैं कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ ये एरिया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में बायोडाइवर्सिटी लॉस दिख रहा है, बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है, एक्सटिंक्शन दिख रही है। तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो पहला इफेक्ट है, ये तुम्हें आ सकता है आराम से स्कूल में, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन। अगर तुम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पैरा लिख रहे हो, तो तुम उसका लिख सकते हो दैट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकर, loss of biodiversity is mainly occurring due to human activity। Now, effect of loss of biodiversity on a region is, for example, तो फॉर एग्जाम्पल में तुम ये इफेक्ट लिख सकते हो, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। यार अगर बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कम हो रही है ना, तो प्लांट की जो प्रोडक्शन होती है ना, दैट इज, प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन। Oxygen। हाँ, तो प्लांट का जो प्रोसेस है ना, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो बेटा ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का रेट कम होता चला जाएगा, ठीक है। स्पीशी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ डाइवर्सिटी भी हो। लोअर रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल पर्टर्बेशंस लाइक ड्रॉट। इन्वायरमेंटल पर्टर्बेशन का मतलब होता है डिजास्टर, जो भी इन्वायरमेंटल डिजास्टर है, जैसे सूखा पड़ जाना, सूखा पड़ना ड्रॉट होता है ना, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी उस एरिया की, रेजिस्टेंट नहीं है, रोक नहीं पाएगा उस चीज़ को वो, ठीक है। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। ये कहते हैं तुम्हें ये जो वेरिएबिलिटी है ना, ये ज़्यादा दिखाई देगी। पहले तो फिक्स था ना, ऐसे इन्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। पानी का अमाउंट ऑलमोस्ट इतना रहेगा एरिया में, और पेस्ट इतने ही मेंटेन होते हैं, थोड़े तो पेस्ट होते ही है, ठीक है। कोई भी डिजीज साइकिल चल रही है इस एरिया में, इतनी ही चल रही है। लेकिन अब तुम्हें दिखेगा कि डिजीज चली है प्लांट की, तो सारे प्लांट खराब हो गए, ठीक है। और वहाँ पर पानी का यूज़ भी इम्बैलेंस है, कभी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, फिर सूखा पड़ गया तो पानी ही नहीं है। तो ये कुछ 3 चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेगी, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इससे नीट में भी और स्कूल में भी, सीधे सीधे। ओके, अंडरलाइन, इनको टिक कर लो। नाउ कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। इससे एक क्वेश्चन में हर साल आता है, और स्कूल में क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, छोटे में नहीं आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
एक्सेलरेटेड रेट, एक्सेलरेटेड का मतलब वो क्या होता है, जल्दी ना, इंक्रीज्ड, फास्ट, तो एक्सेलरेटेड के ऊपर फास्ट लिख सकते हो। एक्सेलरेटेड रेट और स्पीशी एक्सटेंशन, अब देखो ये ना हेडिंग बनाने के काम आएगा। अगर मेरे को खुद की हेडिंग बनाने में लिखूंगी द फास्ट रेट ऑफ स्पीशी एक्सटेंशन इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी, राइट। सो accelerated rate of species extinction that the world is facing now are largely due to human activity। हमें कह रहे हैं कि मेन रीजन ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है। देयर आर 4 मेजर कॉजेस, तो इसी को वो डिवाइड करते हैं द इवल कॉट रेट। तो इवल कॉट रेट वो 4 रीजन है जिसकी वजह से मेनली बायोडाइवर्सिटी का वो हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 4 इवल कॉट रेट है, ठीक है। इन चारों को पढ़ना है हमें। तो ये 4 कैसे थे, अगर मैं रूम में एंटर हूँ और बहुत गर्मी हो तो मैं क्या बोलूँगी, ACM, हो एसी, सिर्फ एसी नहीं, हो एसी। तो सबसे पहले हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशी इन्वेजन एंड को एक्सटेंशन, राइट। extinction. हाँ, हो एसी याद रखना है सबने, ओके। नाउ Yes, ma'am. सबसे इसकी ही हेडिंग बनानी है, कोई नई हेडिंग नहीं बनानी, इसकी हेडिंग बनानी है अच्छे से और उसके बाद लिखना है। मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ हेडिंग बना के लिखने का मतलब क्या है। किसने बहुत अच्छा लिखा था, ये है, इसने अच्छा लिखा है? नहीं, वैसे इसका भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं। इसने एजुकेशन लिखा है तो एजुकेशन के बाद इसने बहुत सुंदर सा लिखा है, कितना क्लियर लिखा है इसने। जहाँ लाइन छोड़ने छोड़ी थी, इसने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ी, फिर से इंट्रोडक्शन दिया, डेफिनेशन के बाद एक लाइन छोड़ी, इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद इसने पॉइंट्स बनाया। ये अच्छा तरीका है, वैसे वन यहाँ भी लिख सकती थी, पर चलो ये अच्छा तरीका है। कुछ इस तरीके से ही तुम्हें अपना आंसर शीट लिखनी है। एक और बच्ची थी, कहाँ गई वो, ये तो पागल इंशुल है, चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ा आइडिया हो गया होगा तुमको लिखना कैसे, तो तुमको यही चीज़ यहाँ भी लिखनी है, ठीक है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हेडिंग बनाई, पैरा लिखा, एग्जाम्पल जरूर लिख लेना। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजिंग ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चारों में कौन सी है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहले यही लिखनी है, ठीक है। तो नीट में कोई पूछ ले सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, यही है। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे बोला एग्जाम्पल वहीं पे क्वेश्चन आएगा। तो जब भी तुम हैबिटेट लॉस लिखोगे उसका एग्जाम्पल लिख कर आओगे, नहीं लिख कर आओगे तो एक नंबर खा जाएगी। वंस कवरिंग द मोर देन 14% ऑफ द अर्थ लैंड, ये देखो ट्रॉपिक्स है ना, ये ट्रॉपिक्स में ये रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ बारिशें भी बहुत होती है ना, इसलिए रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं, क्योंकि धूप पड़ती है, इवेपोरेशन होगी तो बारिश भी तो होगी। यहाँ पर पहले वो कितना एरिया कवर कर रहे थे, 14% अर्थ का सरफेस कवर कर रहे थे अर्ली, ठीक है। अब देखो इसी को नीचे बनाते हैं दोबारा से, धरती तो उतनी रहेगी, है ना। अब वो कितना कर रहे हैं, दीज रेन फॉरेस्ट नाउ कवर ओनली 6%, अभी सिर्फ 6% कर रहे हैं, तो मैं कम बना देती हूँ। तो ये तो हाई विजुअलाइजेशन होगी ना, हाई विजुअलाइजेशन ईजी कर देती है चीज़ों को याद करना, ठीक है। तो कॉपी में थोड़ा सा बना लो करंट ऐसे, ठीक है। एक एग्जाम्पल मेरे को यही याद हो गया कि ये तो करना है मैंने स्कूल के पर्सपेक्टिव से, तो स्कूल के पर्सपेक्टिव से बस एक एग्जाम्पल करना है। हाँ, नीट के पर्सपेक्टिव से जितने एग्जाम्पल इसमें लिखे हैं वो करने हैं, ओके। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉय फास्ट, बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, जब तक हमें खत्म करेंगे रीड करना, 1000 न्यू हेक्टर रेन फॉरेस्ट और भी कम हो जाएंगे आप। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इट इज़ अ ह्यूज दैट इट इज कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लेनेट। तो लंग्स ऑफ द प्लेनेट इसको कहते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट। लोकेशन क्या है अमेजोन रेन फॉरेस्ट की, South क्या साउथ, Africa, South Africa. साउथ अफ्रीका, हाँ बेटा जाओ, वहीं जा तू, अमेरिका है बे, अफ्रीका कहाँ चली गई, ओ मरी माँ, अमेरिका में है। मत छीनो उनसे ये अधिकार। Harboring probably millions of species is being cut and cleared for cultivation soya beans or for conversion of grassland to raising beef cattle। बेटा क्वेश्चन क्या बनता है, एक एग्जांपल तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नॉर्मली लिखे, ठीक है। ट्रॉपिक्स के पास ही तो पड़ता है ना क्या, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। सब स्पेसिफिकली बोल रहा है अमेजोन में क्या हुआ, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, एरिया क्लियर हो रहा है, एरिया क्लियर हो रहा है मतलब पेड़ को काट रहे हैं जंगल में, किस रीजन से, रीजन देखो इन्होंने दो लिखे हैं। एक उन्होंने लिखा है पेड़ों को इसलिए काट रहे हैं ताकि वो कल्टीवेशन कर पाए, किसकी, सोयाबीन, देख रहे हो।
तो सोयाबीन उगानी है उनको, चिली सोयाबीन खाने हैं उनको, इस वजह से सारे फॉरेस्ट काट दी। दूसरा, टू ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल, और दूसरा बनाना है टू फॉर्म ग्रासलैंड। ग्रासलैंड बनाना चाहते हैं, क्यों? ताकि उन्होंने जो दूध वूध देने के लिए, वैसे मोनली तो ये बीफ को खा भी जाते हैं, तो उसको बीफ को रेस करने के लिए घूमने की जगह चाहिए, तो ग्रासलैंड। पेड़ों में तो टकरे नहीं मारेगी ना, तो अपने कैटल्स को घुमाने के लिए इन्होंने जंगल काट दिया ताकि वहां पे वो आराम से घूम पाए। समझ रहे हो तुम? अपने कैटल के पीछे पूरा नाश कर दिया इन्होंने रेन फॉरेस्ट का। तो ये दो रीजन है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट को पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं भाई। एक तो उनको सोयाबीन उगाने हैं और दूसरा उनको अपनी कैटल को घुमाना है। क्लियर? तो ये दो पूछे जा सकते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है। डन? नाउ, बिसाइड टोटल लॉस, पूरे लॉस के अलावा, द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट बाय पॉल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज। एक तो पॉल्यूशन भी तो खराब कर रही है ना जगह को। When large habitat are broken up into smaller fragments due to various human activities, and अलाइन करो। जब बहुत बड़ा एरिया, ने बोला था ना पहाड़ काट लिए ताकि शिमला से चंडीगढ़ का रास्ता बन जाए। When large habitat are broken into smaller fragments due to various human activity, mammals and birds require large territories and certain animals and with migratory habit are badly affected। तो जो मैमल्स वहाँ रहते थे उनको लार्जर एरिया चाहिए होता है रहने के लिए। बर्ड्स जो आते हैं उनको भी पर्टिकुलर पेड़ चाहिए, तुम पेड़ काट दो उसका घर चला गया ना, लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। अब जैसे मेरे घर के बैक साइड पे पेड़ थे 3, तो उनके घर में धूप नहीं आती थी, उन्होंने 3 पेड़ काट दिए। जिस दिन उन्होंने पेड़ काटे ना, पंछियों ने बहुत शोर मचाया। क्यों? क्योंकि उनका घर चला गया ना, हैबिटेट उनका भी तो लॉस हो गया, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में एक एग्जाम्पल सब याद रखेंगे, किसका? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ओके और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप अपने इसमें लिख कर आओगे, अपने आंसर राइटिंग में लिख कर आओगे। उसके अलावा साउथ अमेरिका में जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है उसका एग्जाम्पल हम याद जरूर रखेंगे कि उसमें हो क्या रहा है। ओके Yes, और ma'am. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में एक डेफिनेशन ये भी आएगी। हैबिटेट लॉस का मतलब है, हैबिटेट मीन घर, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी डिस्ट्रॉइंग द हाउस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल साउथ अमेरिका में जो अमेजोन में हुआ था हैबिटेट लॉस हुआ, वो एग्जाम्पल हैबिटेट लॉस का है। यहाँ लिख लो हैबिटेट लॉस में, ये तुम लिख सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए। और फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन ये रही, ये फ्रेगमेंटेशन की बात हो रही है। ओके तो दोनों लिख कर आना एग्जाम्पल के साथ। नाउ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा यूज कर लो इस चीज़ को। ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। हम हमेशा खाना और रहने के लिए नेचर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, खाना भी नेचर से मिलेगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट ही कर रहे हैं। वो रुक जाएंगे ना, रोटी नहीं मिलेगी किसी को। और शेल्टर भी तो वहीं से मिल रहा है, जहाँ हम रह रहे हैं पहले वहाँ भी तो जंगल ही थे, अब हम वहाँ रह रहे हैं ना। बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, जब जरूरत बदल जाती है लालच में, ग्रीड मीन्स लालच, दिक्कत लालच ही है। लालच, नीड का मतलब है जरूरत। तो जब जरूरत बदलती है लालच में, इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है नेचुरल रिसोर्सेज की। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब ज़्यादा यूज़ कर लिया तुम्हें, इतना करना नहीं था। मैनी स्पीशी एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 ईयर। अभी तुम्हें पीछे एग्जाम्पल पड़ेगा ना 500 ईयर में कौन कौन से स्पीशी एक्सटिंक्ट हुए। बाली, जुआन, कैस्पियन, पैसेंजर पिजन, स्टेलेट सी काऊ, रशिया वाली, है ना। बट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन, तो तुम कोई भी एक एग्जाम्पल लिख लेना यार, 2-3 बहुत है। प्रेजेंटली मैनी मैराइन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड। देखो जो एडिबल कार्प होती है ना, एडिबल कार्प, एडिबल कार्प का क्या मतलब होता है? ईटेबल फिशेस। हर नहीं होगी, वो फिशेस जो जनरली लोग खा लेते हैं, रोहू, कतला। एडिबल कार्प को ना फिशरीज में उगाया जाता है ताकि अच्छे से उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। लेकिन इतना उगाने लग गया है कि उसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। ठीक है, एंडेंजरिंग द कॉन्टिन्यू एक्सटिंक्शन ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज। इतनी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है कि उनको फिर उनके उगाने की अपने आप नेचर में कैपेसिटी कम होती चली जाती है जब किसी चीज़ की ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं पूछेंगे तुमसे, मैं तुमको वैसे ही बता रही थी। ओके तो इसमें एग्जाम्पल में तुमको क्या लिख के आना है, ये एग्जाम्पल है स्टेलर सी का वाला। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। Yes, ma'am. सो तो नहीं गए?
और फिर आगे बढ़ते हैं। एलियन स्पीशी इन्वेजन, कोई ये समझेगा नहीं कि जादू आया धरती पे, उसकी बात नहीं हो रही है ना। एलियन स्पीशीज मतलब उस लोकल एरिया में बाहर से कोई स्पीशी तुमने डाल दी और उस स्पीशी का कोई प्रीडेटर नहीं है, तो भाई साहब वो पागलों की तरफ भाई वो बढ़ जाएगी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, व्हेन एलियन स्पीशी आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली। अनइंटेंशनली मतलब मासूमियत में आ गई, जैसे कॉकरोच आया था हिंदुस्तान में, तो कॉकरोच नहीं था ना, लेकिन अमेरिका से शिप आ रही थी कार्गो की, तो उसमें अमेरिकाना वाला कॉकरोच बेचारा आ गया, हिंदुस्तान में आया और मस्त उसने रिप्रोडक्शन, मतलब तो पागल ही हो गया, इतनी रिप्रोडक्शन करी कि परेशान कर दिया हमें। तो ये सारे कॉकरोच ना जिससे आए हैं उनका इंसेस्टर अमेरिकन था, तो तुम समझ सकते हो कि सारे के सारे कॉकरोच हम एनआरआई कह सकते हैं, ओरिजिन तो एनआरआई है ना उसका, राइट। तो वो भी स्पीशी इन्वेजन था लेकिन अनइंटेंशनल था, कॉकरोच को पता नहीं था, वो आ गया। डेलिबरेटली जब हम मुंह उठा के ले आते हैं, जैसे वाटर हाइसेंथ को बंगाल में लाके इंट्रोड्यूस कर दिया, वो डेलिबरेट था, ये बड़ा खूबसूरत है हम इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसने जो हालत करी है ना खराब, बंगाल वालों ने हाथ जोड़ दे कि ले जाओ यार इसको, राइट। जिस भी पर्पज से आया, सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव। इन्वेजिव मतलब क्या होता है, ग्रो क्विकली, दैट द रिमूवल इज डिफिकल्ट। मतलब अगर मुझे उसे उस एरिया से हटाने में 1 दिन लगा, तो उसको ग्रो करने में 1 घंटा ही लगा था। समझ रहे हो, इसको कहते हैं इन्वेजिव, बहुत घातक तरीके से फैल रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। एंड कॉज डिक्लाइन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज। दिक्कत ये है कि जब घातक तरीके से फैलते हैं तो वहाँ के जो इंडिजिनस मतलब लोकल स्पीशीज है उसको खा जाते हैं ये। कैसे, अगर ये फैल रहे हैं तो वो एरिया लेके ना जहाँ पे लोकल स्पीशी रहती थी, तो वाटर हाइसेंथ में ले आई, पानी में इंट्रोड्यूस कर दिया, सारे पानी में तो ये फैल गई, एक्वेटिक प्लांट को जगह नहीं मिली और पानी की ऑक्सीजन भी खा गई, तो बेचारी मछलियों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन तो लेंगे ना, न्यूट्रिएंट भी तो लेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स। इसका बहुत एग्जाम्पल है अच्छा वाला, नाइल पर्च एग्जाम्पल है। तो नाइल पर्च है लेक विक्टोरिया में इन ईस्ट अफ्रीका। बेटा यहाँ है अफ्रीका तेरा, कहाँ गई वो, इसने अमेजोन अफ्रीका पहुँचा दिया था, इधर है भाई ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ यार, मुझे ऐसे ही याद आता है। यहाँ से हम एक नदी निकाल लेते हैं, नदी का नाम है हमारे पास कौन सा, लेक है हमारी नदी, क्या है, लेक नील। विक्टोरिया, विक्टोरिया की लेक है ये, ठीक है। यहाँ पर कौन मंचे से घूम रही थी, नाइल पर्च नाम की मच्छी, ठीक है। Led eventually to the extension of ecological unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish in the lake। हम कह रहे हैं कि इंट्रोड्यूस किया है लेक विक्टोरिया में हमने नाइल पर्च को। जब हम नाइल पर्च को यहाँ लाए ना, तो कौन एक्सटेंट होगी वहाँ पे, जैसी नाइल पर्च आई जो चिड़चिड़ करने लग गई, एक मछली जिसका नाम था चिचलिड, चिड़चिड़ करती है ये, ठीक है। चिचलिड मछली लगभग 200 स्पीशीज उसकी एक्सटेंट हो गई, देख रहे हो, तो चिड़चिड़ करती हुई एक्सटेंड हो गई, क्योंकि उसके हिस्से का खाना, उसके हिस्से की जगह, उसके हिस्से की रिप्रोड्यूस करने का एरिया सारा का सारा नाइल पर्च लेगी। और नाइल पर्च का नेचुरल प्रेडेटर नहीं था ना, तो ये तो ग्रो करती रही, लेकिन एक तो चिचलिस फिट को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही और उसके प्रेडेटर उसको खा भी रहे हैं, इस वजह से उनका हो गया एक्सटेंशन। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज एंड थ्रेट पोस्ट टू अ नेटिव स्पीशी बाय इन्वेजन ऑफ वीड स्पीशीज। वीड होती है जो बहुत जिसका कोई यूज़ नहीं है पर वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, जैसे कि कोई ग्रासेस होती है ना, जंगली ग्रासेस जिसको कहते हैं, इसलिए खेतों से उसको निकाल भी देते हो उखाड़ के, वो वीड है, ठीक है। लाइक कैरेट ग्रास, पार्थेनियम इसका एक एग्जांपल है, लेंटाना एंड वाटर हाइसेंथ कॉर्निया, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं भाई नीट में। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, ये तीसरा एग्जांपल देख रहे हो, इस पैरे में 3 एग्जांपल आ गए। अफ्रीकन कैटफिश है ये, क्लैरिस। अब ये सुन लो, ओ भाई ईस्ट अफ्रीका में लेक विक्टोरिया की अलग कहानी है, यहाँ पे चिड़चिड़ करने वाली फिश होगी नाइल पर्च के साथ। अफ्रीका सिर्फ लिखा है यहाँ पर, जहाँ पे कैट फिश की कहानी है क्लैरिस की, फॉर एक्वाकल्चर पर्पसेस इसको इतना ज़्यादा ग्रो किया जाता है कि वहाँ की लोकल कैट फिश परेशान हो गई है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे कैट फाइट चल रही है, ओके, कैटरीना कैफ इज फाइटिंग। तो कैट फाइट में क्या देखा गया है कि जो एडिबल फिश थी ना खाने वाली क्लैरिस, उसको इतना ज़्यादा उगा दिया कि वहाँ की इंडिजिनस कैटफिश परेशान हो गई है कि तुम्हें खाने के लिए इसको इतना उगाते हो, हमारा घर तो छीन लेते ही है ना ये। तो लास्ट एग्जाम्पल कैट फाइट वाला था, ओके क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम्पल से,
और हर साल नीट में एक क्वेश्चन चारों में से एक में आता है। दैट मीन्स ये तुम्हें करना है ना, तो इसको साइड में लिख लेना। और मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार गूगल करके देखना ज़रूर कि कैसी दिखती है क्लैरिस, कैसी दिखती है नाइल पर्च, फिर याद ज़्यादा रहता है। ठीक है। नाउ को एक्सटेंशन मीन्स हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, राइट। व्हेन ए स्पीशी बिकम एक्सटेंट, कोई स्पीशी एक्सटेंट हो गई, निकल ली, खत्म हो गई। एक्सटेंट मतलब धरती पे कहीं नहीं मिलेगी, वो होता है एक्सटेंट। ऐसा नहीं होता कि अफ्रीका नहीं मिल रही, इंडिया में नेचुरली मिल रही है। नेचुरली धरती पे कहीं नहीं मिलेगी, दैट इज एक्सटेंट। द प्लांट एंड एनिमल स्पीशी एसोसिएटेड विद इट ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब ऑब्लाइज थी, इसी के साथ रह सकती थी, अकेले नहीं रह सकती थी। ऑलवेज इन एसोसिएशन, है ना। ऑब्लाइज हो ना तुम घर वालों की बात मानने के लिए, मना नहीं कर सकते। वैसे ही ऑब्लाइज का मतलब ही होता है कि हमेशा उसके साथ रहने वाली है। वे ऑल्सो बिकम एक्सटेंट, बेटा अगर एक पौधा चला गया तो पौधे पे रहने वाला जो कीड़ा उसी के ऊपर ग्रो करता था वो भी तो चला जाएगा ना, उसके पास तो घर ही नहीं बचा, राइट। तो वो भी एक्सटेंट हो जाता है। अब तुम बोलोगे मैम उसने घर शिफ्ट नहीं किया, सब शिफ्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो जो बहुत क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, स्पेशली पॉलिनेटर और प्लांट स्पीशी, अगर प्लांट हट गया पॉलिनेटर भी हट जाएगा, क्योंकि वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा उसके बिना। तो सेम होता है। नाउ when a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasites also meet the same fate। ये बहुत अच्छा प्यारा सा सिंपल एग्जांपल है कि मान लो कोई मच्छी है जिसके ऊपर पैरासाइट रहते हैं, तुम सारी मच्छियाँ निकाल दो, पैरासाइट भी तो चलेगी ना, उनका घर चला गया। समझ रहे हो तुम। नाउ अनदर एग्जांपल इज द केस ऑफ co-evolved plant pollinator mutualism where extinction of one variable lead to extinction of other। अभी म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, तो कौन सा चैप्टर है वो जहाँ पे तुम्हें एग्जांपल दिया होता है म्यूचुअलिज्म का? बताया भी था मैंने, मॉथ और वेस्प। पॉपुलेशन। पेज नंबर बताओ मुझे, ये पेज नंबर बताओ जहाँ पे मौत वाला एग्जांपल आता है, बताओ। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल आता है भाई, फ्रूट के ऊपर मक्खियाँ दे रखी होगी, मिला। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में इंटरेक्शन पे जाओ, पेज 237। उस एग्जांपल को अंडरलाइन कर लो, वो यहाँ आएगा। ओके प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, बेटा वो एग्जांपल यहाँ आएगा ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए। डन, चले। जस्ट अ सेकंड। अरे 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 अरे, खत्म होने वाला चैप्टर, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई मुझे। एक तो सुबह उठो अगर खत्म हो जाए चैप्टर तो मजा आ जाता है। नाउ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, पहली चीज़ क्यों कंजर्व करूँ मैं, क्यों बचाऊँ? देर आर मैनी रीज़न, बहुत रीज़न है भाई। सम ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, और कुछ कॉमन सेंस नहीं भी है, बट ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। दे कैन बी ग्रुप इनटू 3 कैटेगरी। बेटा 3 रीज़न है कि बायोडाइवर्सिटी क्यों बचाऊँ। एक था नैरो माइंडेडनेस, अपने फ़ायदे के लिए बचाऊँ। एक था ब्रॉड माइंडेडनेस, एक लॉजिकल फ़ायदे के लिए बचाऊँ। और एक था एथिकल, कि यार बचाना तो पड़ेगा ही ना, ये तो बड़ा अनएथिकल है, तुम दूसरों को कदर क्यों नहीं कर रहे। तो उनको 3 कैटेगरी को हमने कैसे डिवाइड किया था, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल रीजंस, राइट। याद है? नहीं भी याद है तो थोड़ा थोड़ा भी याद आ जाएगा। बेटा ऐसे ही हेडिंग बनानी है, नैरोली यूटिलिटेरियन, और फिर उसके आगे पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। सो नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस, ये ऑब्वियस है कि ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द नेचर, ठीक है। नैरोली यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है कि ह्यूमन को काउंटलेस बहुत सारे फायदे हैं, खाना मिलता है, जगह मिलती है, लकड़ मिलती है जलाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल याद कर लो, एंड मेडिसिन बनाने के लिए मिलती है। सो मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स करंटली सोल्ड इन द मार्केट आर ड्राइव फ्रॉम द प्लांट्स। बेटा 25% ड्रग्स तो तुमको 25,000 प्लांट से ही मिली है पूरी दुनिया में, ठीक है। बाकी तुम लेबोरेटरी में भी बना रहे हो, राइट। नोबडी नो हाउ मेनी मोर मेडिसिनल यूजफुल प्लांट वहाँ पर पड़े हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जनरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से मिले हैं। वाइल इंक्रीजिंग रिसोर्स पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब है, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशी लेवल डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जैसे रिजरपाइन एक केमिकल था तो ब्लड प्रेशर को लो करने के काम आता था, कहाँ से ऑब्टेन होता था, कौन से प्लांट से,
Wolfia. रुवोल्फिया वोमिटेरिया, राइट। Yes, ma'am. तो कह रहे हैं कि अगर मैं उस प्लांट को उठाऊं, मैं उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ लूँ, मतलब डीएनए आरएनए के लेवल पे जाऊं, वहाँ पे मैं उसका जेनेटिक मटेरियल पढ़ लूँ और स्पीशी लेवल पे उसकी पूरी डाइवर्सिटी पढ़ लूँ, ठीक है। इसको मैं कहूँगी बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बेटा अलग से लिखो बायो प्रोस्पेक्टिंग और इसकी लिखना डेफिनेशन। ये आ सकती है बहुत आराम से नीट में, इतना स्कूल में नहीं आना चाहिए, लेकिन बेटा नीट में बहुत आराम से आ सकते हैं बायो पर्सपेक्टिव। तो किसी को मॉलिक्यूलर लेवल में घुस के पढ़ने को कहेंगे बायो पर्सपेक्टिव, ताकि हम उसके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो उसकी डेफिनेशन लिख लेना, ओके। नेशंस endowed with rich biodiversity can expect to reap enormous benefit। ये मतलब ड्राइव करना, निकालना, मतलब ऑप्टेन, ऑप्टेन लिखो सिंपल भाषा, ठीक है। तो तुमको क्या कह रहे हैं कि नैरोली यूटिलिटेरियन का मतलब है नैरो माइंडेडली अपना फायदा सोचो, इंसान को बहुत फायदा है। ह्यूमन राइट काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक, ये इसकी डेफिनेशन है, ये नैरोली यूटिलिटेरियन की डेफिनेशन है, ये यहाँ से लिख सकते हो। एग्जाम्पल तुम फायरवुड वगैरह का दे सकते हो, ट्रेडिशनल प्लांट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये बन जाता है, ओके। चलिए ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, थोड़ा ब्रॉड माइंडेडली सोचो। आर्गुमेंट से दैट बायोडाइवर्सिटी play a major role in the in many ecosystem services that nature provide. The fast developing Amazon rainforest is estimated to produce, एग्जाम्पल है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल ही है इंपॉर्टेंट, कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है भाई वो लगभग 20% टोटल ऑक्सीजन जो धरती पर है ना, वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट से ही आ रही है। अब ये मैं सोच रहा सिर्फ अमेरिका वाले ले रहे हैं ऑक्सीजन, भाई स्प्रेड हो रही है एयर में। 20% तो अकेला यही कर रहा है, समझ रहे हो तुम। अमेजोन रेन फॉरेस्ट अकेला पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नंबर है ये, सोचो बाकी का 80% पूरी दुनिया कर रही है और अकेला 20% ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस करके सिर्फ अमेजोन कर रहा है। तो तुम देख रहे हो कि इकोसिस्टम को बचाना कितना जरूरी है। अगर तुमने बायोडाइवर्सिटी नहीं कंजर्व करी, अमेजोन रेन फॉरेस्ट खत्म हो गई, 20% ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी एनवायरमेंट से, हम सब पे इफेक्ट पड़ेगा ना इसका। तो यस, इसलिए ने लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, गुड, राइट। सो ये एक एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ वी कैन पुट इकोनॉमिक वैल्यू टू दिस सर्विस बाय नेचर। अभी नेचर हमें जो ऑक्सीजन दे रही है, अब उसके ऊपर पैसा लगा दे कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे 1 रुपये देना पड़ेगा, सोचो कितने पैसे लग जाएंगे। यू कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड ऑन अ सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। सोचो जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर लगते हैं कितना पैसा खर्च होता है। अब अगर अमेजोन 1-1 रुपये भी लेने लग जाए ना, तो इतना पैसे हो जाएंगे अमेजोन के पास। Pollination, without which plant cannot give fruit or seed, is another service. Pollination भी another service है जो एक पॉलिनेटर देता है हमें, है ना, वो हमसे पैसे थोड़ी लेता है। तुम इकोसिस्टम एक्सटेंड होने दो, बीज की पॉपुलेशन एक्सटेंड होने दो, मेजोरिटी ऑफ पॉलिनेशन बीज करते हैं। अगर सारी बीज एक्सटेंड हो गई तो पॉलिनेशन नहीं होगा, तो हमें भी तो खाना नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए भी इकोसिस्टम बचाना है। Ecosystem provide through pollinated layer, bee, bumblebee, bird and bat. What will be the cost of accomplishing pollination without the help of natural pollinator? सारे natural pollinator हटाओ, अब खुद जा जाके pollination करवाओ, pollen छिड़को फीमेल पार्ट पे, जिंदगी निकल जाएगी मन। There are other intangible benefit, और भी indirect से benefit है that we derive from nature. Aesthetic pleasure, जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, एक वॉक ले ले पेड़ों के बीच में, मजा आता है ना, वो होता है एस्थेटिक प्लेजर, राइट। वो तो कोई नहीं हमें दे सकता। वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर टू फुल ब्लॉसम, जो स्प्रिंग में बढ़िया से खूबसूरत पेड़ दिखते हैं, वो तो हमें कहीं नहीं मिलेंगे। वेकिंग अप टू द बुलबुल सॉन्ग, अभी भी बाहर बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, ये प्लेजर तो नहीं मिलेगा ना कहीं और मुझे। कैन वी पुट अ प्राइस टैग टू सच थिंग्स? नहीं पुट कर सकते, आंसर तो उसका नो ही रहेगा हमेशा, राइट। तो हमें नेचर को इसलिए भी बचाना है, और एक एग्जाम्पल हम अमेजोन का दे सकते हैं, क्लियर। एंड पॉलिनेशन का भी क्लियर। Yes, ma'am. एथिकल आर्गुमेंट क्या कहती है? एथिकल आर्गुमेंट कहती है कि हम सबको जीने का हक है, भगवान ने बनाया ना, मैं कैसे डिसाइड करूँ कौन मरेगा। सो एथिकल आर्गुमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट टू व्हाट वी ओ टू मिलियन ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो स्पीशीज विद whom वी शेयर द प्लेनेट। मेरे को जीने का हक, उस पौधे को भी जीने का हक, उस जानवर को भी जीने का हक। अब इसमें माइक्रोब भी आ गई, तो बैक्टीरिया को भी जीने का हक है। वो जी सकता है अनटिल अनलेस वो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, फिर मैं उसे मारूंगी, क्योंकि फिर उसके नुकसान से हमारी भी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी ना। तो फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली वी नीड टू रियलाइज, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली वी नीड टू रियलाइज, हटा दो एवरी स्पीशी हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, अंदर से उसकी भी अपनी कोई कीमत है।
इवन इफ इट मे नॉट बी करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस, चाहे हमें कोई फायदा नहीं दे रहा वो पौधा, लेकिन हक तो उसको भी जीने का है, उसकी जिंदगी का भी अस्तित्व है। तो एथिकल आर्गुमेंट में लिख सकते हैं दैट एवरी स्पीशी हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू इवन इफ इट मे नॉट बी ऑफ करंट यूज और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस, मुझे कोई फायदा नहीं दे रहा फिर भी उसको हक है जीने का। वी हैव अ मोरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबींग एंड पास आउट और बायोलॉजिकल लेगेसी इन गुड ऑर्डर फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो हमें इन्हें जीने देना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन भी ये पेड़ देखे, आने वाली जनरेशन भी ये मच्छी देख पाए। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। ओके, इसको भी, इस पॉइंट को भी अगर हटा दूं मैं, इस लाइन को भी यहाँ से हटा देती हूँ, इतना कुछ खास नहीं है। तो तुम एथिकल की डेफिनेशन यहाँ से लिखोगे, एवरी स्पीशी। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कैसे बचाएंगे? When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all level is protective. तुम एक पूरा इकोसिस्टम बचा लो, उसके अंदर रहने वाले सारे ऑर्गेनिज्म बच गए। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर, तो हमें टाइगर बचाना है, टाइगर का हैबिटेट बचा लो, टाइगर भी बच जाएगा, पूरा जंगल बच गया, उसके साथ पेड़ भी बच गए, बाकी एनिमल भी बच गए। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। तो बेटा ये वो पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है। तो एक तो वहां से आता है हो एसी वाले से, और एक आता है इन सिटू एंड एक्स सिटू। कर लो, इसके एग्जाम्पल से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसका चार्ट भी बनवाया, पर इससे क्वेश्चन आने के ऑलमोस्ट 100% चांस है। तो जहाँ पे जो है उसको वहीं जाके बचा लो, दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ दे दिया कि इंटायर फॉरेस्ट बताओ, टाइगर बच जाएगा, इन सिटू कंजर्वेशन। हाउएवर व्हेन देयर इज अ सिचुएशन वेयर एनिमल और प्लांट इतना इंडेजन है, थ्रेटन है, क्या होता है ऑर्गेनिज्म, इंडेजन और थ्रेटन को इसने एक ही वर्ड बोला है, वैसे अलग होता है रियलिटी में। ऑर्गेनिज्म फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर, कि जल्दी फ्यूचर में अपने नेचुरल हैबिटेट में एक्सटेंट हो जाएंगी इतने खतरनाक सिचुएशन में, तो उनको हम देंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, इसे लिख लो कि एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल में फर्क क्या है। इसकी डेफिनेशन लिख लेना, आती है ये। एंडेंजर्ड है जो अभी खत्म हो जाएगी अगर हमने ध्यान नहीं दिया, तो वल्नरेबल है कि अभी ठीक है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वल्नरेबल से वो एंडेंजर्ड स्पीशी कैटेगरी में चली जाएगी। तो ये कैटेगरीज है, ठीक है। पहले कोई स्पीशी वल्नरेबल होती है, फिर वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है और फिर एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो एंडेंजर्ड सॉरी खतरनाक है। नाउ द नीड अर्जेंट मेजर टू सेव फ्रॉम एक्सटिंक्शन, तो हम क्या करेंगे, ऑफ साइट जो कंजर्वेशन करते हैं ना, किसी को उठा के अलग जगह पे रख के सेव करते हैं, उसे एक्स सिटू कंजर्वेशन करते हैं। तो एक्स सिटू इज ऑफ साइट, इन सिटू घर के अंदर। इतना क्लियर बेटा? अब Yes. आएंगे एग्जाम्पल, अब आएंगे एग्जाम्पल। एंड इन सिटू कंजर्वेशन पे नोट लिखने को आ सकता है स्कूल में बहुत आराम से, ठीक है। और एग्जाम्पल पे नीट पे क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, पीवाईक्यू लगा के देखना। इन सिटू कंजर्वेशन, अब तुम पीवाईक्यू लगा सकते हो इसके एमटीजी के, ठीक है। सो फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, कि अब मैं डेवलपमेंट करूँ या मैं स्पीशी बचाऊँ। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, डेवलपमेंट अगर मैं रोक दूँ तो उस एरिया को रहने दूंगी, कंजर्वेशन तो हो जाएगी लेकिन डेवलपमेंट रुक गई। Many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. बहुत कंट्री है, जैसे इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री है, ये कह रही है कि अगर मुझे इंडस्ट्री बनानी है तो मुझे कुछ तो जंगल काटने पड़ेंगे ना। तो कह रही है अनरियलिस्टिक है कि मैं जंगल ना काटूं है और मैं ग्रोथ भी कर लूं। Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceed the conservation resources available. जितनी स्पीशीज को मदद की जरूरत है, हमारे पास उतने रिसोर्स ही नहीं है। ऑन ए ग्लोबल बेसिस, अब ग्लोबल लेवल की बात हो रही है भैया, पूरी धरती की बात हो रही है। दिस प्रॉब्लम हैज बीन एड्रेस्ड बाय एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट, ठीक है। तो ये जो राइजिंग कंजर्वेशनिस्ट है ना, जो कंजर्व करते हैं, उन्होंने इसको आंसर करने की कोशिश करी है। दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशी रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म को हम बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुमको काटने या थोड़े जंगल काट लो, लेकिन जो एरिया हॉटस्पॉट कहलाएगा उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि तुमने हॉटस्पॉट बचा लिया तो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी बचती है। तो इनका क्या काम है, ये एरिया ढूंढते हैं जिसको हम हॉटस्पॉट डिक्लेयर करें। हॉटस्पॉट वो वाला एरिया होगा जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फीचर होंगे और इसको बचाने से बहुत बायोडाइवर्सिटी बचती है। तो वो कहते हैं कि एक कंट्री है इंडिया, तुम इंडिया के हॉटस्पॉट को नहीं छेड़ोगे, बाकी कई जगह तुम्हें डेवलपमेंट के लिए अगर काटने हैं फॉरेस्ट, चलो काट लो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन तुम हॉटस्पॉट को नहीं छेड़ोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की डेफिनेशन, ये सुन लो, इससे एक क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है हर पेपर में। कोई भी पेपर देने चले जाना, इससे जरूर आएगा। इसकी डेफिनेशन,
और किसी को हॉटस्पॉट क्यों कहते हैं? इसके फीचर्स और इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में तुम्हें नंबर याद करना है, ग्लोबल नंबर क्या है और उसमें से कितने इंडिया में प्रेजेंट है। इतना हो गया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डन। यूपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वो रीजन होता है जो वेरी हाई स्पीशी रिचनेस है। पहला पॉइंट, हाई स्पीशी रिचनेस, देख लो इसको। वैसे तो अलग से हमने लिखा है नोट्स में, फिर भी लिखो। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, वहां पे जो मिलती है ना स्पीशी, वो वही मिलती है। जैसे कंगारू तुमको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, कैंगरू और कहीं नहीं मिलते। एंडेमिज्म, दैट इज स्पीशी कन्फाइंड टू दैट रीजन, इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। तो एंडेमिज्म की डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कैंगरू जू में मिलता है तो हम लेकर आते हैं ना उसको वहां से, नेचुरली तो नहीं मिलते ना। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर आइडेंटिफाइड। इस लाइन को ध्यान से देखो, इनिशियली, पहले स्टार्टिंग में इतने थे, पर अब 9 और ऐड हो गया। इसको मैं ऐसे लिख दूं, 25 + 9, 25 + 9 इक्वल्स टू 34। 34। तो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इस टाइम दुनिया में है। ये बात इन्होंने यहाँ कही, ये नंबर जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। These hotspot are also regions of accelerated habitat loss। ये वही रीजन है जहाँ पे हैबिटेट लॉस बहुत जल्दी देखा गया है। 3 ऑफ दिस हॉटस्पॉट, तो इंडिया में कितने हैं? 3। इंडिया में कितने हैं? 3 हमारे पास प्रेजेंट है। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका को हम एक कंसीडर करते हैं, ठीक है। 4 मत समझ लेना, एक तो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका है, इंडो बर्मा रीजन है दूसरा, और तीसरा है हिमालय रेंज, ठीक है। 3 समझ आ गए कौन से? ऑल द Yes, यस, mom. यहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी मिलती है। ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% एरिया। मैं सारे बायो 34 के 34 रख दूं तो 34 है, ये कितना एरिया कवर कर रहे हैं? लेस देन 2% ऑफ ग्लोब। ये सिर्फ इतना सा एरिया कवर कर रहे हैं। लेकिन ये देखो, ये नंबर ऑफ स्पीशी कलेक्टिवली अगर हम बोले तो इसमें बहुत ज्यादा है। एंड इनकी प्रोटेक्शन करने से हम कितना लॉस बता सकते हैं? 30%। समझ रहे हो? तो 2% से कम एरिया कवर कर रहे हो, लेकिन 30% बायोडाइवर्सिटी लॉस बचा सकते हैं हम इससे, अगर इसे बचा ले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ये थर्ड जहाँ पे नंबर लिखे है ना, उसको आप अंडरलाइन कर लो, याद करके जाना, ओके। लिख कर जाना इसे, शॉर्ट नोट प्रैक्टिस करके, ठीक है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे। डन। इन Yes, इंडिया खत्म mom. होने वाला है, खत्म होने वाला है। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व। बेटा अब ये वो बात कर रहे हैं जो हमने करी थी आराम से नोट्स बना के, अब ये तुम्हें बीच बीच में बना रहा है। तो पहला टर्म आया बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, उसके फीचर क्या था हमने लिखे थे, तो उसको जो भी तुम्हारे पास हेल्प बुक है उससे पढ़ लेना। नेशनल पार्क को भी पढ़ लेना, सेंचुरीज को भी पढ़ लेना, ठीक है। ये इन-सिटू कंजर्वेशन है, ex-situ? फंस गए। In situ. इन-सिटू, राइट। इंडिया हैज नाउ 14 बायोस्फीयर रिजर्व। बेटा स्पेशली बता रहा है, ये डेटा है, हिंदुस्तान बनाओ यहाँ, बहुत जरूरी है ये वाली बात, पूछी जा सकती है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। इंडिया की डेटा है ये, करना पड़ेगा, सॉरी। हाँ, 14 है अपने पास बायोस्फीयर रिजर्व, 90 हमारे पास है नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क है यार। 448 हमारे पास है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओह, सबसे ज्यादा क्या है फिर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह सकती हूँ, है ना। उसके बाद देखो, 4 से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 4 पे ही बायोस्फीयर रिजर्व खत्म होता है, बीच में इनके 90 आते हैं। India has also a rich history of religion and cultural tradition that emphasize protection of nature। हमारे पास कल्चर है ना, हम प्रोटेक्ट करते हैं नेचर को। In many culture, tracts of forest were set aside। कुछ ऐसे ट्रैक्स है जो हम फॉरेस्ट में अलग कर देते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं जाएगा, ये प्रोटेक्टेड है। All these trees and wildlife within that venerated and given protection। वहाँ पे जितने वाइल्ड लाइफ और ट्री है ना, उनको इज्जत दी जाती है, वहाँ कोई नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल सेक्रेड ग्रुप, जिनकी पूजा करते हैं। इसका एग्जाम्पल है फाउंड इन खासी एंड जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय। मेघालय में मिलती है, अरावली हिल्स में मिलती है, राजस्थान के अरावली हिल्स में, वेस्टर्न घाट्स के रीजन में, एंड कर्नाटक एंड महाराष्ट्र में मिलते हैं, एंड सरगुजा चंदा एंड बस्तार एरिया में मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे सेक्रेड ग्रुप मिलते हैं। सेक्रेड ग्रुप का मतलब होता है वो पेड़, वो प्लांट, वो फ्लोरा जिसको पूजा जाता है, राइट। तो इन सब एरियाज में ऐसे पेड़ पौधे मिलते हैं जिनको पूजा जाता है, उनको कोई नहीं काटता। In Meghalaya, sacred groves are the last refuge for a large number of tree and threatened plant। तो मेघालय में तो ये जो टैग है ना सेक्रेड ग्रुप्स का, इसकी वजह से ही बायोडाइवर्सिटी बची पड़ी है।
नहीं तो बहुत ज़्यादा खतरे में थे कुछ, ठीक है। तो लोगों को डर है ना, इसको काटेंगे तो पाप लगेगा, तो वो वाली फीलिंग से बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। आइए, वो थी इन सीटू कंजर्वेशन सारी, तो यानी जितने नाम मैंने यहाँ बोले सब इन सीटू, इसके ऊपर लिखो इन सीटू बड़ा बड़ा, इससे आएंगे क्वेश्चन। ओके, सेक्रेड ग्रोव इन सीटू कंजर्वेशन है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू कंजर्वेशन है। क्लियर सबको? Yes, ma'am. ऐसे पूछ सकते हैं, मेघालय की सेक्रेड ग्रुप इन सीटू कंजर्वेशन एक्सी2 भाई, इन सीटू है। खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। नाउ एक्सी2 बाहर निकाल के पी लो, बाहर निकाल के बचाओ। इन दिस अप्रोच थ्रेटन एनिमल एंड प्लांट आर टेकन, बेटा सिर्फ एनिमल की बात नहीं हो रही, प्लांट की भी हो रही है, तो याद रखना फ्लोरा एंड फोना दोनों लिख लो, एनिमल को फोना और प्लांट को फ्लोरा, फ्लोरा डायग्राम बनाते हैं ना, are taken out from their natural habitat and placed in specialized setting where they are protected and given special care। बाहर निकालो, प्यार से रखो, प्रोटेक्शन दो। एग्जाम्पल पे क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम्पल पे क्वेश्चन, स्कूल में डेफिनेशन पूछेंगे, नीट नहीं पूछेगा। जूलॉजिकल पार्क, क्या घूमने जाते हो, बोटेनिकल गार्डन, यहाँ पे गर्मी में मत जाना, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, यहाँ पे बढ़िया से जीप चलाते हैं ना, पिक्चरों में देखते हैं ना। There are many animals that have become extinct in the wild but continue to maintain in zoological park। बहुत सारे वाइल्ड से चले गए थे हिंदुस्तान में, लेकिन हम चीता तभी भी जू में रखते थे, राइट। तो ये एग्जाम्पल है उसका। अब तो चलो नेचर में आ गया। इन रिसेंट ईयर एक्सी2 कंजर्वेशन हैज एडवांस बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटन स्पीशीज इन इनक्लोजर, ठीक है। तो हमने रिसेंट ईयर में देखा है कि हैज एडवांस बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटन स्पीशीज इन इनक्लोजर। ये कह रहे हैं कि एक्सी2 कंजर्वेशन को हमने और एडवांस कर दिया है। कैसे कि हम सिर्फ स्पीशी नहीं रखते, हम देखो और क्या करते हैं, अब हम गैमेट को भी रख लेते हैं, थ्रेसन स्पीशी के, जो वायबल हो और फर्टाइल कंडीशन में हो। तो फर्टाइल कंडीशन में और जो भाई जिंदा ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं करेंगे। ऐसे गैमेट्स को कंजर्व कर लो, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठंडे में रख लो। मान लो टर्टल पॉपुलेशन खत्म हो गया, मैंने उसके गैमेट्स निकाल के रख लिया, जब मन करेगा टर्टल बना लेंगे जैसे खत्म हो गए। देख रहे हो तुम, हद हो गई। लॉन्ग पीरियड यूजिंग क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक, ये पूछ लेंगे क्रायोप्रिजर्वेशन कहाँ यूज होता है। एक्स को भी हो सकता है हम फर्टिलाइजेशन के लिए ना, फिर इनविट्रो। तो इसकी वजह से जनरली हम प्लांट के केसेस में यूज करते हैं, उनके सीड बीट रख लेते हैं और फिर उसको ग्रो कर लेते हैं टिश्यू कल्चर में, ठीक है। सीड इन डिफरेंट genetic strains आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट, कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन सीड बैंक। सो सीड बैंक भी एग्जाम्पल है अपना एक्सी2 कंजर्वेशन के लिए। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई एग्जाम्पल, अंडरलाइन करे, मुझे बताना कितना, फिर एक एक पेज रहता है फिर भाग जाइए, ठीक है प्रतीक। Now, biodiversity knows no political boundary and its conservation is therefore a collective responsibility of all nation। कतई फर्क नहीं पड़ता सरकार बीजेपी की, कांग्रेस की, आपकी है, बायोडाइवर्सिटी सबकी है भाई, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है भाई, बायोडाइवर्सिटी तो मिल के बचानी पड़ेगी। सो हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो हुआ है, सबसे पहला कन्वेंशन इन्होंने मेंशन किया अर्थ समिट, मतलब लोग बैठे और उन्होंने सॉल्यूशन निकाला था, राइट। अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, कहाँ पर है ये, कौन सी कंट्री, ब्राजील। ब्राजील। शादियों में था ना मेरा, कब 1992 में हुआ था, पर रिश्ते भी पैदा नहीं हुए थे तुम्हारे तो मैं भी पैदा नहीं हुई थी भाई, तब हो गया था। called upon all nation to take appropriate measure for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit। मतलब बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, इस बारे में बात हुई, और उसको कैसे ढंग से यूज करना है इस बारे में बात हुई। तो क्या हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बनता है। सेकंड, इन अ फॉलोअप, इसी का फॉलोअप हुआ वर्ल्ड अर्थ समिट, उन्होंने कहा जरा जरा फॉलोअप ले कि तुमने बचाया या नहीं। तो सेकंड वाला हमें याद रखना, वर्ल्ड अर्थ समिट कब हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हुआ है 2002 में, जोहान्सबर्ग में हुआ है, जो है साउथ अफ्रीका में। लोकेशन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, अंडरलाइन करने। 190 कंट्री एक साथ आई, उन्होंने कसम खाई, अरे 2010 तक तो पक्का अचीव कर लेंगे हम। क्या अचीव करेंगे, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल। उन्होंने कहा ग्लोबली भी बायोडाइवर्सिटी लॉस को बचाएंगे, अपने रीजन में भी बचाएंगे, और अपने बिल्कुल एरिया में, मैं चंडीगढ़ से, मैं चंडीगढ़ में बचाऊंगी, मैं हिंदुस्तान में बचाऊंगी, और मैं पूरी धरती पे भी बचाने के लिए कंट्रीब्यूट करूंगी। 190 कंट्री ने कसम खाई थी जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। इसे हम कहते थे वर्ल्ड अर्थ समिट। ये कब हुआ था, अर्थ समिट के बाद हुआ था। क्लियर? Yes, ma'am. पहले ब्राजील गए थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका घूमने गए थे। साउथ अफ्रीका में अमेजोन नहीं आता,
अमेजोन आता है अपने पास, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। ना, और ईस्ट अफ्रीका में हमें विक्टोरिया लेक में मिली थी नाइल पर्च, जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो गई थी, राइट? याद रह जाएगा थोड़ा थोड़ा। यस मैम। बहुत बढ़िया, मुबारक है, आपका हुआ चैप्टर खत्म, कॉन्ग्रेचुलेशंस।